राधे राधे दोस्तों। रात के खाने के बाद विवेक अपने कमरे की तरफ पहुंचा। हालांकि उसे अपने कमरे में जाने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन रात को सोने के समय आखिर वह जाता भी कहाँ। इच्छा ना होते हुए भी वह कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी पायल बिस्तर पर चादर बिछा रही थी। वह मन मारकर बेड के एक कोने पर बैठा तो पायल ने घूर कर चिल्लाते हुए कहा, देखो, मुझे बार बार एक ही बात दोहरानी अच्छा नहीं लगता। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती, इसलिए तुम सोफे पर ही सोया करो। तो विवेक ने चिढ़ते हुए कहा, पायल, आज तक मैं सोच रहा था कि तुम सकुचा रही हो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कोई सवाल किया। लेकिन अब तो हमारी शादी को कितने महीने बीत चुके हैं। आखिर तुम मुझसे इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हो? कम से कम मुझे कारण तो बता दो। यह सुनते ही पायल ने कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें इसकी वजह भी बता दूंगी। विवेक को पायल की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। आखिर पानी सर से ऊपर जा चुका था। यह कहकर पायल चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। विवेक भी सोफे पर लेट गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पायल और विवेक की शादी को 10 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज तक पायल ने विवेक को एक ही पलंग पर सोने की इजाज़त तक नहीं दी थी। वो रात भर एक तरफ सोफे पर लेटकर तड़पता रहता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बेरुखी तक समझ में नहीं आती थी। उसने कई बार पायल से बात करने की कोशिश की, लेकिन पायल उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। विवेक ने तो पायल की खूबसूरती देखकर उससे शादी के लिए हाँ की थी, लेकिन अब उसके करीब जाने के लिए भी तरस रहा था। वह चाहता तो जिद करके अपना अधिकार जमा सकता था, लेकिन उसका यही सोचा था कि आखिर पायल उसकी पत्नी है और उसे जिंदगी भर उसके साथ रहना है, तो चाहता था कि वह अपनी खुशी से ही समर्पण करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि पायल विवेक के सीधेपन का नाजायज फायदा उठा रही है। अब उसकी सब्र की सीमा समाप्त हो रही थी। कभी कभी उसका मन करता कि वह बिना पायल की इजाज़त के ही बिस्तर पर चला जाए, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता। एक दिन वह सोफे पर लेटा हुआ था तो उसकी पत्नी का खूबसूरत चेहरा बार बार उसे आमंत्रित कर रहा था। वह सोचने लगा कि अगर मैं उठकर उसके पास चला भी जाऊं तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आखिरकार मैं उसका पति हूँ, वो भागकर जाएगी भी कहाँ। हाँ, थोड़ा शोर ज़रूर मचाएगी, लेकिन इसमें नाम तो उसका ही खराब होगा ना। ऐसा सोचकर वह उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आगे बढ़ने लगा। फिर जाकर उसके पास बैठ गया और उसके गुलाबी गालों को स्पर्श करने लगा तो उसके छुअन से पायल की नींद टूट गई। वह तुरंत भागकर पीछे हट गई और बोली, खबरदार, जो मेरे पास आने की कोशिश भी की तो अगर तुमने मुझे छुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही विवेक को गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। यह सुनकर पायल ने कहा, अगर तुमने एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं चिल्लाकर पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगी और तुम लोगों के ऊपर दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगा दूंगी और फिर तुम लोग सलाखों के पीछे नजर आओगे। इसलिए मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। यह सुनते ही विवेक बौखला गया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। तब जाकर पायल ने चैन की सांस ली, लेकिन अब उसे उस घर में रहा नहीं जा रहा था। वह समझ चुकी थी कि अब किसी भी वक्त विवेक उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए उतारू हो सकता है। इसलिए अगली ही सुबह वह अपनी सास के पास पहुंची। पायल की सास उससे बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि पायल ने आते ही बहुत अच्छे से घर गृहस्थी के सारे काम संभाल लिए थे। इसके साथ साथ ही वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ घर गृहस्थी के काम नहीं संभाल पाती। वहां पहुंचकर पायल ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसकी सास ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बहू, बोलो, क्या पूछना है। मम्मी जी, अब मेरी परीक्षा को सिर्फ एक ही महीना रह गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं परीक्षा की तैयारी अपने मायके जाकर ही करूँ और इम्तिहान खत्म होने के बाद ही वापस आऊँगी। आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? यह सुनकर उसकी सास सोच में पड़ गई, लेकिन फिर वह सोचने लगी कि शादी को इतने महीने बीत गए, लेकिन बहू ने कभी भी मायके जाने का नाम नहीं लिया, इसलिए इसे मायके जाने देती हूँ। यह सोचकर उन्होंने अनुमति दे दी। यह सुनते ही पायल अपने कमरे में आई, कपड़े पैक किए
और अपने मायके के लिए निकल पड़ी। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, तुम अकेली कैसे जाओगी? विवेक तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएगा। वह तो पहले ही पायल से चिढ़ा हुआ था। वह कहने लगा, मैं नहीं जा सकता माँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। या अपने आप ही मायके चली जाएगी। तभी पायल ने कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं अकेले ही अपने मायके जा सकती हूँ। इतना बोलकर वह निकल गई। तो पायल की सास को भी कुछ अंदेशा हो गया था कि इन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, पर उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और पायल की परीक्षाएं भी खत्म हो चुकी थीं। इसलिए जब उसकी सास ने उसे वापस बुलाने के लिए फ़ोन किया तो पायल ने कहा, मम्मी जी, विवेक का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे ससुराल आने की इच्छा नहीं होती। यह सुनकर पायल की सास सोच में पड़ गई और कहने लगी, ठीक है, मैं विवेक से बात करूंगी, लेकिन फिर भी तुम घर वापस आ जाओ। बहू यह सुनकर पायल ने कहा, मम्मी जी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। फोन रखते ही पायल की सास सोचने लगी कि आखिर इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। शाम को विवेक जब घर आया तो उसकी माँ ने उससे बात की तो वह गुस्से में कहने लगा, माँ, मैंने उसके कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि शादी के बाद वह खुद ही मुझसे दूर दूर रहती है। मैं तो कमरे में भी सोफे पर सोता हूँ, वो मुझे बिस्तर पर बैठने तक नहीं देती और खुद महारानी की तरह बेड पर सोती है। और मैं जानती हूँ माँ, उसने मुझसे क्या कहा है। अगर मैं बिना उसकी इजाज़त के उसके पास आने की कोशिश की तो वह दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगाकर हम सबको अंदर करवा देगी। यह सुनकर वह सुन्न रह गई और कहा, बेटा, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, मैं तो तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी, तुम उसके मायके ही पड़े रहने दो। यह सुनकर विवेक ने कहा, माँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं उसे तलाक ले लूँ। यह सुनकर विवेक की माँ ने कहा, जो बहू ऐसी बातें करे उससे तो तलाक ले लेना ही बेहतर होता है। अपनी माँ की सहमति मिलते ही विवेक ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करवा दी और जब तलाक के पेपर पायल के पास पहुँचे तो उसने विवेक को फ़ोन किया और कहा, आखिर तुमने मुझे तलाक देने के बारे में सोच ही लिया। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इससे पहले मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। तभी विवेक अपने आप में सोचने लगा, हाँ हाँ, जाओ, मैंने भी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मैं भी पुलिस को सुना दूंगा कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। लेकिन इससे पहले ही पायल ने कुछ ऐसा कहा कि विवेक के होश उड़ गए। पायल ने कहा कि आज से 10 साल पहले तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही देख पाई थी। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन आज तक पुलिस को कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे हुलिये के सिवा और कुछ नहीं था। तुम्हें याद है, एक बार एक गांव में गन्ने के खेत में तुमने एक लड़की का हाथ पकड़ा था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। तुम शायद मेरे चेहरे पर आए बदलाव के कारण मुझे भूल गए, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र केवल 13 साल ही थी। लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल पाई। तुम शायद मेरे गांव में घूमने के लिए आए थे और उसी दिन फरार हो गए, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा हर दिन याद करती आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की को लड़की की तस्वीर नहीं दिखाई जाती। यह कितना गलत है। अगर मेरे पापा ने तुम्हारी तस्वीर मुझे पहले दिखाई होती तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। लेकिन शादी की पहली रात जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं सुन रह गई और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले मेरे साथ देंगे या नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहली अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दिलवाऊंगी। और आज वह दिन आ चुका है। मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है और अब मैं तुम्हारे खिलाफ केस करने जा रही हूँ। यह सुनते ही विवेक बौखला गया और तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर पायल के घर जाने लगा ताकि वह अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का नाटक कर सके। लेकिन इससे पहले ही उसका रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल के बेड पर लेटे हुए उसे डॉक्टरों की बातें सुनाई दे रही थी। केस बहुत सीरियस है, शायद ही इसकी जान बच पाए।
विवेक की सांसों की डोर टूटी जा रही थी और उसे अपनी जिंदगी को पलटकर देखा तो वह सोचने लगा कि जब तक वह ठीक था तो उसने अपनी मर्दानगी के घमंड में कई गुनाह किए, कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती की और न जाने किस लड़की की बद्दुआ उसे इस बिस्तर पर लेकर आई है। धीरे धीरे उसकी धड़कनें बंद होने लगी। अंत में उसके प्राण ने उसका शरीर छोड़ दिया। पायल को जब इस बारे में पता चला तो वह सन्न रह गई कि उसके गुनहगार ने तो दुनिया ही छोड़ दी। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।